हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके पहले हम लोगों ने राइट टू इक्वेलिटी भी पढ़ लिया और राइट टू फ्रीडम भी पढ़ लिया। आज आर्टिकल 23 से स्टार्ट होने वाला है। आर्टिकल 22 तक मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, आप अच्छे से देख सकते हैं। अभी चल रहा है फंडामेंटल राइट और इसके पहले हमने लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप मेरा प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कराया है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भी। तो चलिए, तो देखो ये है आर्टिकल 23 का पार्ट है। आर्टिकल 23 से ये स्टार्ट होने वाला है। रही ये बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब आपको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, आपको कोई जबरन काम नहीं कराने का कोशिश करेगा। जबरन काम कराने की कोशिश कराएगा कोई तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, उसको सजा होगा। तो यही चीज़ है। पहले क्या होता था, पहले जब हमारा जो पास्ट था मॉडर्न टाइम, ये ब्रिटिश टाइम में क्या होता था कि जैसे ये जमींदार लोग, ये जो गरीब लोग होते थे उन लोग को ज़बरदस्ती काम करवाते थे। प्लस के साथ साथ जो ब्रिटिश लोग भी है वो लोग भी हम लोग से ज़बरदस्ती काम करवाते थे। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग कुछ भी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं वो हम लोग ब्रिटिश इंडिया से इंस्पायर होकर ही डाले हैं। चाहे वो छुआछूत का बात कर लो, इक्वेलिटी का, फ्रीडम का, या फिर एक्सप्लोटेशन का। एक्सप्लोटेशन तो हम लोग जमींदारी से जमींदारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये राइट टू एक्सप्लोरेशन क्या क्या बात करता है, क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो बोल दिया कि राइट टू एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, तो क्या क्या लिखा है देखते हैं। तो राइट टू एक्सप्लोरेशन क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये बात करता है कि आप किसी भी आदमी को बेच नहीं सकते। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बेचना खरीदना बेचना। जैसे बार्टर सिस्टम होता था ना, बेचना खरीदना, वो आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 साफ साफ मना करता है कि आप किसी भी आदमी को, इंसान को, ह्यूमन बींग में कौन कौन आएगा, मैन आएगा, फीमेल मतलब वही वोमेन आएगा, और चिल्ड्रेन भी आएगा। तो ये तीनों को आप बेच उच नहीं सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन बींग को आप नहीं बेच सकते। और फोर्स्ड लेबर भी प्रोहिबिट किया हुआ है। फोर्स्ड लेबर क्या होता है, फोर्स्ड लेबर के बारे में भी पढ़ेंगे। फोर्स्ड लेबर एक कैसा हो सकता है, लेबर को जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, फोर्स्ड करके काम कराया जाए, चाहे वो लीगली हो या, मतलब लीगली का मतलब आपने लोन लिया था, आप चुका नहीं पा रहे तो आप उससे जबरदस्ती काम करा रहे हो, जितना हो सके उतना काम करा रहे हो, या फिर फिजिकली किसी डरा धमका के काम करा रहे हो, या फिर हो सकता है कि उसको कुछ मजबूरी होगा। मान लो कि उसको मजबूरी है, उसके घर में 3,000 रुपये का ज़रूरत है, उसकी माँ बीमार है और आप देखें कि इसको मजबूरी है, इसको काम करना ही होगा, तो आप इसे 3,000 रुपया दे रहे हैं और आप उससे 10,000 वाला काम करा दे रहे हैं। मिनिमम वेज से में काम करा दे रहे हैं, मिनिमम वेज से भी कम वेज, मतलब 10,000 आपको देना चाहिए महीने का, बट आप 3,000 दे के ही उससे काम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये भी फोर्स्ड लेबर में आ जाएगा। फिर बॉन्डेड लेबर आता है। बॉन्डेड लेबर मतलब बात करता है कि आप उससे 1,00,000 रुपया दिए, बॉन्ड साइन करवा के आप उसे काम करवा रहे हो। जैसे कि आपने कटप्पा मूवी, बाहुबली मूवी में कटप्पा को देखा ही होगा। कटप्पा क्या करवाता है, कटप्पा का आपने सुना होगा कि उसके पूर्वज लोग उस वहाँ काम करते थे, वो भी काम करते थे। पूर्वज लोगों ने कुछ वादा किया था, वो एक बॉन्ड साइन किया था उनके पूर्वजों ने, तो उसको वो भी फॉलो कर रहे थे। तो कटप्पा वाला भी समझ में आ गया, वो बॉन्डेड लेबर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। वही प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग। आप इंसान को खरीद बेच नहीं सकते, बेगार नहीं कर सकते। बेगार का मतलब फोर्स्ड लेबर होता है, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, या फिर कम पैसे में काम नहीं करा सकते, या फिर अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। और फोर्स्ड लेबर मतलब और दूसरे टाइप का फोर्स्ड लेबर, जैसा कि मैंने कह दिया कि आप उसे ज़बरदस्ती करा रहे हैं या फिर बॉन्ड साइन करके करा रहे हैं, वो भी आ जाएगा। कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे लगे कि वो फोर्सफुली काम कर रहा है, उसका मन नहीं है काम करने का, वो आपके प्रेशर से कर रहा है, तो वो फोर्स्ड लेबर में आ जाएगा। ठीक है। एनी कॉन्ट्रावेशन ऑफ दिस प्रोविजन सेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग टू लॉ। और अगर इसे कोई भी वायलेट करेगा, आर्टिकल 23 में जो जो लिखा हुआ है, चाहे वो ह्यूमन बींग चाहे वो फोर्स लेबर, इसे कोई अगर वायलेट किया तो उसे ये दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। उसे 5 साल का सजा हो सकता है, 7 साल का सजा हो सकता है। जैसा कानून में लिखा होगा वैसा उसको सजा होगा। ठीक है। अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स लोग आएगा तो उसको हम लोग ये वाला पावर नहीं देंगे, नहीं, फॉरेनर्स के पास भी ये पावर है। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग फॉरेनर्स को काम कराएंगे, स्लेवरी लाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा चीज़ ऐसा अमेरिका में हुआ था। हाँ, अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका के लोगों को आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते थे, बट बाहर के लोगों को कर सकते। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है।
ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट। ये खाली स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं है, मतलब स्टेट को ही प्रोहिबिट नहीं करता है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार आपसे फोर्स लेबर नहीं कराएगी। इसके साथ साथ कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट पर्सन, ऐसा कोई आदमी, कोई बड़ा आदमी भी आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। बेसिकली ये तो ज़बरदस्ती प्राइवेट पर्सन के लिए ही बनाया गया था, बट इसमें ये स्टेट भी लिखा हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट भी नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट भी है, स्टेट के अगेंस्ट भी है कि मतलब स्टेट भी चाहे तो आपसे फोर्स लेबर नहीं करा सकती, और खरीद बेचने का तो बात ही दूर 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 तक नहीं है। तो इट इंक्लूड्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वोमेन। कौन सा इंक्लूड्स बोल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिक, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान को, इंसान मैन वोमेन और चिल्ड्रेन को खरीदना बेचना, सेलिंग एंड बाइंग लाइक गुड्स, सामान के जैसा खरीद बिक्री कर रहे हैं। इमोरल ट्रैफिक इन वोमेन एंड चिल्ड्रेन, बच्चों को आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, बट क्या मतलब थोड़ा इमोरल तरीके से, मतलब ऐसा जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, मतलब कुछ सेक्सुअली काम कराने के लिए, कुछ गलत काम कराने के लिए, इमोरल का मतलब वही होता है, कुछ गलत काम कराने के लिए जो रेड लाइट एरिया होता है, वो सब चीज़ में आप बच्चों को और वोमेन को बेच रहे हो, वो भी उस इसमें बताया गया कि ये इसके अगेंस्ट है, पनिशेबल ऑफेंस होगा। देवदासी, देवदासी अभी नहीं है, पहले पुराने टाइम में था, जैसे सती प्रथा था वैसे देवदासी भी था। देवदासी में होता क्या था कि ऐसे एक मान लो मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर में एक लड़की को रखा जाता था, देवदासी बोला जाता था, देव का दासी है, और उसे वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। ये एक मतलब एक जैसे सती प्रथा एक कानून टाइप, सती प्रथा पहले कैसा था, एक प्रथा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो वैसे ही देवदासी भी था। देवदासी में लड़की घर नहीं जा सकती, उसे वहाँ पे रहना ही पड़ेगा, दास बन के वहाँ पे मंदिर में रहना ही पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ भी उसे हटा, उसे भी बोला कि नहीं, अब किसी को अगर मन नहीं होगा तो वो नहीं रहेगी। स्लेवरी, स्लेवरी मतलब आप चाहे, स्लेवरी में दो टाइप का स्लेवरी आएगा, या तो हो सकता है कि वो उसका बांधा हुआ हो, मतलब कैद करके रख दिया है, या फिर हो सकता है कि आप किसी घर, आप उसे अपने घर में रख रहे हो एकदम ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती रखना भी स्लेवरी ही होता है, तो आप इसे भी नहीं रख सकते। कोई भी इंसान बिना अपने परमिट के, अगर उसका अपना मन नहीं है तो आप उसे काम नहीं करा सकते, इसका साफ साफ यही मतलब है। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया है, टू पनिश दिस एक्ट्स इम्प्लीमेंटेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो देखो, ये है आर्टिकल 35 से हम लोग को क्या पावर मिलता है। आर्टिकल 35 बोलता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप लॉ बना सकते हैं, उसे हार्ड करने के लिए। जैसे आर्टिकल 17 का बात करते हैं, तो हम लोग नहीं बोलते कि अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए हम लोग कुछ एक्ट्स बनाएंगे, कुछ लॉ बनाएंगे, 5 साल का सजा देंगे, 7 साल का सजा देंगे, 1 लाख रुपया ये जुर्माना लगेगा। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है, आर्टिकल 23 को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग आर्टिकल 35 का यूज करके हम लोगों ने एक्ट बनाया। क्या एक्ट बनाया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसमें साफ साफ मना कर दिया कि आप ऐसा कुछ भी ऑफेंस नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपको डैश डैश सजा होगा, हो सकता है 5 साल का सजा, हो सकता है 5 लाख का जुर्माना हो, ऐसा। मीन्स कंपलसरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। और ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब ये आर्टिकल 23 में वो भी आता है, कौन सा चीज़ बोल रहे हैं कि वो आपको अगर बिना पैसे के काम कराया जा रहा है, विदाउट रिम्यूनरेशन का मतलब आपको बिना पैसे के काम कराया जा रहा है, बिना पैसे के जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो वो भी इसमें आएगा, ये फोर्स लेबर में आएगा। फोर्स लेबर का मतलब वो भी आ जाएगा। हाँ, समटाइम्स यूज टू फोर्स टेनेट्स टू रेंडर सर्विस विदाउट एनी पेमेंट। और ऐसा भी ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी जबरदस्ती काम कराया जाता है, तो वो भी आप नहीं करा सकते, बिना पेमेंट के काम कराया जाता है, वो भी आप नहीं करा सकते। मतलब जैसे पहले नहीं होता था जमींदारी सिस्टम में, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक टाइम एक बार लोन नहीं देने से, नहीं चुका पाया, फिर उसके बाद तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग लग के बढ़ते जाता था, तो उसे जमींदार लोग क्या करते थे, अपना खेतों में काम करवाते थे और बिना पैसे के काम करवाते थे कि मेरा यहाँ करना होगा, तुम मेरा लोन नहीं चुका पाता है, तो ये बिना पेमेंट को उसको काम कराना पड़ता, कराता था। तो ये सब चीज़ को भी इसमें हटा दिया गया है, जो पहले था इसे हटा दिया गया है। ठीक है, प्रोहिबिट्स अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। और इसमें और दूसरे टाइप के जो सेम फोर्स लेबर है उसे भी हटाया गया, जैसे कि बॉन्डेड लेबर, कटप्पा वाला, उसके चाचा, उसके दादा के दादा ने बॉन्ड किया, साइन किया था, अब वो भी कर रहा है, वो भी हटा दिया गया। मीन्स कंपेलिंग ए पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हर विल। आर्टिकल 23 का मतलब यही चीज़ बोलता है कि कोई भी इंसान अगर बिना अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो वो आर्टिकल 23 में आ जाएगा, और उसके अंदर अगर कोई ऐसा करा रहा है, मतलब जबरदस्ती काम करा रहा है, तो उसको सजा होगा।
ठीक है। इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल और लीगल वर्क्स बट ऑल्सो फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। और इसका इसमें आर्टिकल 23 में सिर्फ वही नहीं है कि आपसे जबरदस्ती काम करा रहा है, इसमें कैसा कैसा आ सकता है, इसमें कैसा, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि बस फिजिकल और लीगल फोर्स ही आएगा। फिजिकल मतलब कोई बड़ा आदमी हो, मतलब जबरदस्ती काम करा रहा है, करो बोलता है, ऐसा गर्दन पकड़ के करो बोलता है, ये हो सकता है। या फिर लीगल फोर्स मतलब आप लोन नहीं चुका पाए तो आपसे काम करा रहा है। तो ये इसमें आर्टिकल 23 में सिर्फ यही नहीं आता, इसके साथ साथ और क्या आता है, कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज। आपसे वो भी चीज़ आ जाएगा, मतलब कोई जबरदस्ती काम करा रहा है या फिर कोई आप लोन नहीं चुका पाए वो काम करा रहा है, उसके साथ साथ ये भी आएगा। आपको ज़रूरत था 3,000 का, आपको ये दवाई लेना था आपकी मम्मी का, बट आपके पास पैसा नहीं था और आपसे 10,000 वाला काम कराया जा रहा है। 10,000 वाला काम कराया जा, जो जो काम का वैल्यू 10,000 है, वो आपसे वो आदमी फ़ायदा उठा रहा है कि इसको तो 3,000 का ज़रूरत है, ये तो अभी जॉब चाहिए इसको, ये मेरे से अगर हम इसको 3,000 देंगे फिर भी ये जॉब कर लेगा। तो ये भी एक आर्टिकल 23 के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक 23 का वायलेशन हुआ और इसमें सजा होगा। मिनिमम वेज से भी कम वेज देना भी एक वायलेशन ही है। ठीक है। इंक्लूडेड द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, और इसमें फिर 1976 में एक दूसरा एक्ट आया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। टाइम टाइम पे बहुत सारे एक्ट्स लाए इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कुछ ना कुछ लूप होल्स मिलते रहते थे, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोगों ने हर टाइम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कानून लेके आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, आपको समान वेतन देने का बात कर रहा है, 1976 में आया। परमिट्स कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज सच एज मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस विदाउट ऑब्लिगेशंस टू पे। हाँ, ये है एक एक्सेप्शन। देखो 23 भी पढ़े, लेकिन इसमें भी हर चीज़ में हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं, तो इसमें एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर अगर मान लो कि कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाए जिसमें हमारे मिलिट्री के आर्मी जो है, आर्मी पूरा एकदम, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अटैक हुआ और उन लोग ख़त्म हो गए, मान लीजिए सपोज, कभी ऐसा हो ना भगवान करे, तो अगर ऐसा हो गया तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि अब आप लोग ही हम लोग का दुनिया है, अब आप ही लोग बचा सकते हैं। तो जितना भी बोलेगा कि जितना भी 18+ है उन लोग जाइए बॉर्डर पे काम कीजिए, बॉर्डर पे आप ये सेफ गार्ड कीजिए हम लोग को। तो इसके लिए हो सकता है, इसके लिए सरकार आपको पैसा ना दे, तो इसे आप फोर्स्ड लेबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, देखो फोर्स्ड लेबर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक मिलिट्री सर्विस है, ये हम लोग का ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हम लोग इसको बारे में देखते हैं। और मिलिट्री सर्विस या फिर सोशल सर्विस में भी ये चीज़ आ जाएगा, विदाउट ऑब्लिगेशंस टू पे। लेकिन इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर हम लोग गवर्नमेंट हम लोग को बोलेगा कि जाइए आप लोग थोड़ा वहाँ पे सेफ गार्ड कीजिए, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हिंदू को ही बोलेगा कि चाहिए जितना भी हिंदू है वो जाके सेफ गार्ड कीजिए, नहीं, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप उस मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चों को ही भेज देगा, मतलब अब ऐसा बोल देगा कि अगर आप 18+ है, चाहे आप कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी सेक्स, बर्थ के हैं, अगर आप में उतना दम है तो आप जाइए, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है। तो मतलब एक्सेप्शन तो देख लिए, कोई भी सोशल सर्विस या मिलिट्री सर्विस में हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब ये आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ह्यूमन ट्रैफिक, ये जो ये है, आप याद रखिएगा, ये जो कीवर्ड्स है ये याद रखिएगा, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बेकार भी। ठीक। अब आर्टिकल 24 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। तो आर्टिकल 24 बोलता है कि आप बच्चों को कोई भी हजार्डियस फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। कोई भी हजार्डियस फैक्ट्री बोलने का रीजन है, कोई भी ऐसा मतलब हार्मफुल फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, क्योंकि ये चीज़ आया बाद में। मतलब ऐसा बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया कि फिर आप चाइल्ड जो एक्टर है, जो जो उन लोग भी तो जॉब करती है, उन लोग भी तो एम्प्लॉय कर रही है, मतलब जो सीरियल में आप लोग नहीं देखते, मूवी में नहीं देखते, उन लोग भी तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, उन लोग भी तो काम करे, तो वो भी बैन होना चाहिए, बट नहीं, इसीलिए इसे बाद में कहा गया कि कुछ भी हार्मफुल जगह काम नहीं कर सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, ईटीसी, फैक्ट्रीज के साथ साथ और बहुत सारा चीज़ें, रेलवे वगैरह वगैरह, हार्मफुल जगह, बहुत सारा चीज़। प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री। तो आर्टिकल 23 बोलता है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो वो कोई भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़
में काम नहीं करेगा। और कोई भी हजार्डियस एक्टिविटीज, चाहे वो हो सकता है कि मसाले का भी हो, नाक में जाएगा, फेफड़ा में खतरनाक हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा बैटरी वाला कंपनी, केमिकल फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, लाइक, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काम नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क में भी हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ गिर जाए, तो इसमें भी काम नहीं करेगा। रेलवे में भी काम नहीं करेगा। ये चीज़ में बच्चे काम नहीं करेंगे अगर वो 14 साल से नीचे के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये प्रोहिबिट नहीं करता है कि आप हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में काम नहीं करें। आप अगर अपने पापा के साथ ठेला बेच रहे हैं, या फिर आप अपने पापा का दुकान संभाल रहे हैं, 14 साल से कम के हैं, और आप स्कूल टाइम के बाद वो चीज़ कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनोसेंट वर्क में आप कर सकते हैं। दुकान बेचने में कौन सा हानि है, मतलब कौन सा हार्मफुल होने वाला है उसमें। इंक्लूड्स द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन द डायरेक्शन। तो ये आर्टिकल 24 को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 35 का यूज करके ये एक्ट बनाया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया, जिसमें बोला गया कि अगर आप 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को काम कराएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको सजा हो। ये सब चीज़ बोला गया। इंक्लूड्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट, फिर 19 इसमें ऐसा, ये जो आर्टिकल 24 के साथ आता है, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948, ये भी बोलता है कि आप बच्चों को काम नहीं करा सकते। माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिस एक्ट 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, और ऐसे ही बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जो बोलता है कि आप बच्चों को काम नहीं करा सकते। कौन से बच्चे? आर्टिकल 14 साल से कम के बच्चों का आप काम नहीं करा सकते। हाँ, ठीक है। डायरेक्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिएशन वेलफेयर फंड इन विच द ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर शुड डिपॉजिट 20,000 फॉर ईच। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, आप ना एक, जैसे नहीं होता, एक आप डब्बा बनाओ, ऐसा डब्बा बनाओ, इसमें कोई भी अगर ऑफेंड करेगा, कोई भी ऐसा कंपनी अगर बच्चों को रख रहा है और हम लोगों ने पकड़ लिया, मान लो ये है एग्जांपल के लिए अदानी है, इसे पकड़ लिया, ये बच्चा को काम करा रहा था, तो इसे अगर मान लो, हाँ मान लो ये काम करा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस बोलेगा कितना बच्चा काम करा रहे थे, बोलेगा 40 बच्चे को काम करा रहे थे। ठीक है, 40 बच्चे काम करा रहे थे, 40 इंटू 20 के मतलब 20,000 बच्चे, 40 इंटू 20,000 आप इसमें इस दान पेटी में डालो। ये एक फंड बना दिया, इस दान पेटी में डालो, और इस दान पेटी का यूज कहाँ होगा? इस दान पेटी का यूज होगा बच्चों का एडुकेशन में, और उन लोग का ग्रोथ कराने में इस चीज़ का यूज होगा। तो यही चीज़ है। ये एक बोला कि आप ऐसा कमीशन बनाओ, ऐसा ये बोला कि एक ऐसा इस्टेब्लिश करो, ये बोला ऐसा। हाँ, डॉक्टर, ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसा करके, और हर बच्चे के लिए 20,000, एक बच्चे का 20,000, तो समझ में आ ही गया होगा। इश्यूड द डायरेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड फॉर एडुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रेन, और मतलब वही इसमें 20,000 का ही यूज होगा। बोला सुप्रीम कोर्ट ही इशू किया कि आप उन लोग के एडुकेशन पे, हेल्थ पे और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों जो गरीब होते हैं उन लोग को ये सारी चीज़ें, बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन लोग का खाना वाना सही नहीं होता है, तो उन लोगों के न्यूट्रिशन को भी ठीक करो, ये चीज़ बोला गया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब तो पार्लियामेंट को मानना होगा। पार्लियामेंट ने फिर एक कमीशन बना दिया, कमीशन बनाएगा, कमीशन रिपोर्ट देगा, उस हिसाब से काम होगा। कमीशन बना, पार्लियामेंट ने कमीशन बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 1950। एक कमीशन के बाद रिपोर्ट ये बन गया यार, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, तो फिर पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया 2005 टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक ऐसा प्रोविजन लाइए, एक ऐसा फंड टाइप का बनाइए, ऐसा इस्टेब्लिश कीजिए। ये बोला बस स्पीक किया, बोला, इसके बाद इसको मानेगा कौन? पार्लियामेंट मानेगा। वो पार्लियामेंट बोलेगा ओके आई विल डू इट, पार्लियामेंट बोलेगा ओके आई विल डू इट, ये बोलेगा। ये उसके बाद ये कमीशन बनाया। कमीशन मतलब क्या चीज़ का कमीशन? ये बस देखेगा कि कैसा कैसा बनना चाहिए, वो तो बोल दिया। अब बोलने के बाद रिव्यू होगा ना कि कैसा कैसा बनना चाहिए। रिव्यू किया, एनालाइज किया कैसा होना चाहिए, प्लान किया। प्लान करने के बाद बोला कि आप सेंटर लेवल पे एक कमीशन बना दीजिए और स्टेट लेवल पे एक कमीशन। अब ये कमीशन देखो, ये रिपोर्ट देने वाला कमीशन है, और ये कमीशन है डिपार्टमेंट। सेंटर वाला कमीशन पूरा सारे इलाके को देखेगा, पूरा इंडिया को, और स्टेट, हर स्टेट में एक एक कमीशन होगा, वो हर एक स्टेट के बच्चे को देखेगा। सेंटर पूरा पूरा इंडिया को कंट्रोल करेगा, और स्टेट सिर्फ उस स्टेट को कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट से पूरा एकदम कमीशन तक का डिसीजन।
कोर्ट, और इसके साथ साथ एक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया। वो कमीशन ने कहा कि एक कोर्ट होगा, वो कोर्ट क्या करेगा, बच्चों के लिए काम करेगा कि बच्चों को स्पीडी ट्रायल दिया जा सके। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि एक कोर्ट भी बनाएगा। कोर्ट बनाएगा क्यों? कोर्ट इसलिए बनेगा क्योंकि उससे कुछ भी जो भी ऑफेंस हो चुका है, उससे मतलब उन लोग चाइल्ड्स के राइट को वायलेट कर चुका है कोई कोई कंपनी, तो उन लोग को जल्दी से जल्दी सजा दे पाए, तो इसीलिए स्पीडी ट्रायल करेगा। स्पीडी ट्रायल करेगा, जो भी आर्टिकल 24 को वायलेट करेगा उसको जल्दी से जल्दी सजा दे, इसके लिए एक चाइल्ड चिल्ड्रन कोर्ट भी बनाया जाएगा। बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन और वर्कर्स इन बिजनेस स्टेब्लिशमेंट लाइक होटल्स ढाबा। ये फिर 2006 में सरकार ने बोला कि इसमें और थोड़ा कुछ ऐड करते हैं। तो सरकार ने बोला कि गवर्नमेंट ने तो बस बोला था कि 14 साल से कम के उम्र के बच्चे होंगे, 14 साल से कम के उम्र के बच्चे होंगे, उसे आप हजार्डियस फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, हार्मफुल फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। बट गवर्नमेंट ने 2006 में, गवर्नमेंट इस टाइम कौन था, 2006 में था ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, आप होटल्स में, ढाबा में, रेस्टोरेंट में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, रिजॉर्ट्स में, स्पास, टी शॉप्स और कुछ भी ऐसा चीज़ में आप काम नहीं कराएंगे। इसको किसको? बच्चों को काम नहीं कराएंगे, ये चीज़ बोला गया। अब ये चीज़ तो ऐसा दिक्कत तो नहीं है इसमें भी कि होटल वोटल्स में काम नहीं कराना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आप अपना, अगर आप अपने मतलब अगर आपका खुद का होटल है, आप खुद के दुकान में रह सकते हैं, बट आप किसी बाहर के जगह पे नहीं रख सकते। आप ऐसा रहेंगे तो भी तो आपको दिक्कत है। और मतलब अगर कोई फादर का है तो आप रह सकते हैं, मतलब अगर आपका खुद ओन करते हैं उस दुकान को, तो आप मतलब आपका ठेला है और आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। बट इसमें भी कंडीशन है, अगर आपका स्कूल का टाइमिंग है 6 से 12, तो 6 से 12 के बाद ही आप उस दुकान को संभाल सकते हैं। अगर इस टाइम पे संभालेंगे तो आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको सज़ा मिलेगा। तो ये चीज़ है, 2006 में इसको बैन कर दिया। वांट दैट एनी वन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रेन बिलो एज 14 ईयर्स वुड बी लायबल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड पीनल एक्शन। तो अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सजा देगा। अमेंडेड द चाइल्ड लेबर एक्ट, फिर 2016 में एक और एक्ट आया, मोदी जी तो आएंगे तो सबको चेंज करेगा ही। तो उसने क्या किया, 1986 वाला जो एक्ट था, 1986 वाला एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें भी साफ साफ बोलता है कि आप 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकते। तो उसमें क्या किया उसने, उसको पूरा चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? उसने बोला 14 साल से 18 साल के बच्चे भी उतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए होते हैं, उन लोग को मानते हैं 14 साल से कम की उम्र के बच्चे को आपने प्रोटेक्शन दिया, बट 14 साल से 18 साल के बच्चे को भी आप कुछ स्पेसिफिक जगह ही काम करा सकते हैं, हजार्डियस जगह पे आप काम नहीं करा सकते। ये सब चीज़ कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस देता है, ऐड करके अमेंड कर देता है 1986 का एक्ट को। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या बात करता है? रुको यार, हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम लोग पहुंच गए आर्टिकल 25। खत्म हो गया, राइट टू इक्वेलिटी खत्म, राइट टू फ्रीडम खत्म, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन खत्म। अब हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या बोलेगा? देखो, आर्टिकल 25 बोलता है कि कोई भी इंसान कोई भी धर्म को अपना सकता है, कुछ भी जो धर्म चाहे उसे अपना सकता है, पूजा कर सकता है, प्रचार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ था। और आर्टिकल 26 बोलता है कोई भी ऐसा ग्रुप मतलब जिन लोग का सबका मोटिव सेम ही है, ऑब्जेक्टिव सेम ही है, जैसे कि गायत्री मंत्र ग्रुप को देख लो, उन लोग आश्रम खोलता है, सब कुछ करता है, उन लोग अपना प्रचार कर सकता है। ये सब चीज़ें आर्टिकल 26। ये 27 में टैक्स नहीं लिया जाएगा, 28 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं, उतना लेट नहीं करते हैं। आर्टिकल 25 तो कहा कि आप ओपन है, आप फ्री है, आप पूरा फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब, कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा। आप किसी भी धर्म को अपनाने का कंसाइंस है। आप चाहे किसी भी धर्म क्या, आप चाहे तो नास्तिक भी बन जाओ, आपका अपना ये फ्रीडम है। आप चाहे तो किसी इंसान को ही भगवान मान लो, आपका अपना है। आप जैसे नहीं देखे पूकी बाबा, कौन कौन सा बाबा है आजकल, ये कौन सा आर्टिकल का यूज कर रहे हैं हम लोग? इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप जिसे चाहे आप अपना भगवान मान सकते हैं। फ्री प्रोफेशन, आप उसे प्रोफेस भी कर सकते हैं, मतलब दूसरों के सामने दिखा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रोपेगेट फैला सकते हैं, मतलब प्रचार करो। हाँ, लेकिन इसका मतलब प्रोपेगेट का मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती करा रहे हो, मतलब कोई आपने प्रचार किया बट उसने नहीं माना, फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होने वाला है। ऑफ रिलीजन सेज, तो ये देखो ये क्या क्या बोलता है, ये तो मैंने अच्छे से कह दिया। अब इसके बारे में थोड़ा डीप जानेंगे। सेज दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो आर्टिकल 25 बोलता है कि जितना भी इंसान है उन लोग को सबको अपना कंसाइंस का फ्रीडम है, मतलब
कोई इंसान कोई भी धर्म को अपना सकता है। हम मानेंगे गणेश जी को, कोई और मानेगा अल्लाह को, कोई और मानेगा शिव जी को। कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई और मानेगा सिख धर्म को। सबका अपना अपना है। आप चाहे किसी को भी माने, कोई अपना माँ बाप को मानेगा, कोई पुकी बाबा को मानेगा, सब कुछ चलेगा। एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, आप उसे प्रोफेस भी कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि देखो हम इस धर्म को मान रहे हैं। मतलब प्रोफेस का मतलब देखो सबसे अच्छा है इसको बोलने का, आप स्टेटस लगाते हैं ना, स्टेटस लगाना ही प्रोफेस होता है। आप दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखो आई एम फॉलोइंग दिस रिलीजन, ये चीज़ है प्रोफेस। फिर प्रैक्टिस, आप उसे पूजा कर सकते हो। फिर प्रोपेगेट, आप उसे फैला सकते हो। इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन वाट एवर वे दे डिजायर्ड, मतलब हम लोग का अंदर का फीलिंग है, कोई भी इंडिविजुअल का अंदर का फीलिंग है कि वो जिसे अपनाना चाहे उसे अपना सकता है। अंदर का फीलिंग है मतलब हम लोग को फ्रीडम है, कि हम लोग का अंदर का फीलिंग जिसे भगवान मानना चाहे उसे मान सकता है। जैसे कि चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो पुकी बाबा हो, या फिर चाहे वो आपका माता पिता हो, या फिर वो मूर्ति ना हो, वो हवा हो, इन्वायरमेंट को माने, किसी भी इंसान को वो अपना मान सकता है और उससे रिलेशन भी रख सकता है। रिलेशन रखने का मतलब जैसे हम लोग सरस्वती माँ कहते हैं, जैसे राधा जी जो क्या करती है, राधा जी वो कृष्णा जी को अपना पति मानती थी, ऐसे करके बहुत सारी लड़कियां उसे अपना पति मानती है, तो कोई बच्चा मानता है। ये सब क्या है, ये सब हम लोग को आर्टिकल 25 में दिया गया है कि हम लोग उससे रिलेशन भी रख सकते हैं गॉड से, और क्रिएचर इन वाट एवर दे डिजायर, कोई भी ऐसा आदमी से भी हम लोग रख सकते हैं, माता पिता भी हो सकता है। तो वही है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजन बिलीफ फेथ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, ये बात करता है किसका, किसका बात करता है, सेकंड वाला बात कर रहा है कि प्रोफेशन, आप उसे फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। आप मतलब स्टेटस डाल सकते हैं, आप चाहे आप अपना भरोसा को स्टेटस डाल सकते हैं, ठीक है। स्टेटस डालना में ही हो गया, आप अपना आस्था दिखा रहे हैं, बिलीफ एंड फेथ, मतलब आप उसके ऊपर उसके प्रति भरोसा दिखा रहे हैं, आस्था दिखा रहे हैं, दूसरे को भी बता रहे हैं कि देखो हम इस रिलीजन को आस्था दिखाते हैं, ये चीज़ है। फिर ये आर्टिकल, हाँ मतलब ये बताता है प्रोफेस करने का। फिर अब प्रैक्टिस क्या बोलता है, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजन वर्शिप रिचुअल्स सेरेमनीज एग्जीबिशन, मतलब ये बोल रहा है आपको प्रैक्टिस करने का भी अधिकार है। मतलब आप उसे पूजा कर सकते हैं, आप छठ पूजा करते हैं तो आप डुबकी लगाना आपका रस्म है, आप मना सकते हैं। वो जो प्रैक्टिस जो है, जो रस्म है, रस्म मतलब प्रैक्टिस होता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको फास्टिंग रहना है तो गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, आप रह सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस जो भी है वो आप कर सकते हैं। एग्जीबिशन फंक्शन वंक्शन रखना होता है, छठ पूजा में काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है लाइटिंग वाइटिंग, वो आप कर सकते हैं और अपना आइडिया को भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोपेगेशन में बोलता है ट्रांसमिशन में ही बोलता है ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ रिलीजन्स बिलीफ, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जैसे जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि मोदी जी जय जगन्नाथ कर रहे हैं, तो वो इसी को कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये हम लोग को आर्टिकल में ही मिलता है, राइट मिलता है कि आप अपने धर्म का जो भरोसा है, विश्वास है, उसे आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर प्रोपेगेट कर सकते हैं टेनेट्स ऑफ वंस रिलीजन। और अगर आप उस धर्म के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को भी अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। गीता में अच्छे अच्छे ज्ञान है, आप उस श्लोक है उसे आप अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड ए राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू ऑन रिलीजन। आप प्रोपेगेट कर रहे हैं, आप ऐसा, मोदी जी तो बोल दिए जय जगन्नाथ, लेकिन अगर आगे वाला आदमी मुसलमान है, मतलब था ही उसमें, बट ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान है तो वो बोलेगा कि मतलब मोदी जी बोलेंगे नहीं तुम इस धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते और ऐसा करेगा भी नहीं। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है। तो ये चीज़ है कि आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं बस, बट आगे वाले का मर्जी होगा कि वो कन्वर्ट होगा कि नहीं, इसे आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अगेंस्ट जा रहा है। ये किसके अगेंस्ट जा रहा है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या बोलते हैं, हमारा अंतरात्मा जिसे भगवान मानना चाहे उसे मान सकता है। मतलब चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान हो या फिर माता पिता हो, कोई भी हो, गारंटेड टू ऑल पर्सन्स अलाइक। तो मतलब ये जो सबको मिला है फ्रीडम ऑफ ऑल कंसाइंस, तो यही बोलता है कवर्स नॉट ओनली रिलीजियस बिलीव्स बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस रिचुअल्स। तो आर्टिकल 25 बात करता है कि ये सिर्फ भरोसे को बात नहीं करता, ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वही चीज़ का बात कर रहा है आर्टिकल 25, ये चीज़ हम लोग को देता है। अब क्या बात करता है,
अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, ये चाहे तो इंडिया का आदमी हो या फिर बाहर का आदमी हो, सबका अपना अपना धर्म होगा, सब अपने अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। इंडिया इज ए ग्लोबलाइज्ड कंट्री, मतलब अब पूरा बाहर के लोग भी इंडिया में रहते हैं, तो उन लोग अपना धर्म को यहाँ मना सकते हैं। जैसे वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस तो हम लोग क्रिश्चियन का ही है, लेकिन कुछ कुछ जो बाहर के हैं वो चीज़ भी हम लोग मनाते हैं, केक काटते हैं, वो सब चीज़ बाहर का है, वो सब चीज़ भी हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट्स टू पब्लिक ऑर्डर, बट एक्सेप्शन आ गया इसमें भी। एक्सेप्शन क्या आया? अगर आपके उस धर्म को अपनाने से अगर पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर हो जा रहा है, मतलब झगड़ा हो रहा है या फिर दंगा फैल रहा है, या फिर मॉरलिटी का बात आ रहा है, मॉरलिटी का बात मतलब आप बली उली दे रहे हैं, तो बली उली को भी बैन कर सकती है गवर्नमेंट। मॉरलिटी जैसे तीन तलाक में मॉरलिटी का बात आ रहा था कि लड़की के साथ बुरा हो रहा था। हेल्थ, जैसे कि दिवाली में पटाखे ना चलाएं, ये चीज़ का बात करता है। और काफ़ी दूसरे सारे प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स के, अगर उन लोगों को वायलेट करेगा तो आपका ये चीज़ को छीना जा सकता है। ठीक, हाँ। तो पार्लियामेंट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और अदर सिक्योरिटी एक्टिविटी। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? उसके पास पावर है, वो कुछ भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ रेस्ट्रिक्ट करने की बात करें? मतलब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, कुछ भी मतलब टेम्पेयर को चलाने के लिए वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। कुछ भी ऐसा मतलब अगर ऐसा मान लो कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस में कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उसे भी वो ख़त्म कर सकती है। परमिटेड टू प्रोवाइड एनी फॉर सोशल वेलफेयर और एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लास एंड सेक्शंस ऑफ फॉर हिंदूज। और क्या बोल रहा है कि ये कुछ ऐसे रूल्स भी बनाएगी जिससे क्या किया जाएगा कि जिससे शेड्यूल कास्ट से लेके अपर कास्ट सबको सेम सेम किया जा सके, मतलब सब कोई उसमें जा सके। ऐसा कुछ अगर गलत चीज़ होगा, उसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिस होगा जिससे कि अपर कास्ट लोअर कास्ट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को वो हटाने का कोशिश करेगी। बट इसके साथ साथ और क्या क्या एक्सेप्शन है? वेयरिंग एंड कैरिंग कृपान्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन्स। और इसके साथ साथ ये बोला गया है कि देखो, सिख लोग को धर्म में ही कहा गया है कि आप अपने साथ कृपान को रखेंगे। कृपान एक चाकू होता है, ऐसा करके एक चाकू होता है, तो आप, ये बोला गया है कि एक चाकू आप रख सकते हैं। चाहे देखो, ये देखो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं रखना चाहिए, बट इन लोग का धर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ये हम लोग इन लोगों को कृपान ये रखने देते हैं। हिंदूज इन कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट। हिंदू जो यहाँ लिखा हुआ था ना, हिंदूज, हिंदू का मतलब होता है कि हिंदू का मतलब ऐसा नहीं कि खाली हिंदू कम्युनिटी। हिंदू में सिख्स भी आता है, जैन्स भी आता है, बुद्धिस्ट भी आता है, बस मुस्लिम नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं। तो ये बोला गया था कि हिंदू चाहे हो या फिर कोई भी सेक्शन वाला हो, कि मतलब अगर जिसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट हो रहा है या कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट में तो होता नहीं है, हिंदू में ही होता है। तो हिंदू में अगर कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो उसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं। वो रूल्स को ऐसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट नहीं मतलब गवर्नमेंट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी। अगर कुछ ऐसा वायलेट करेगा आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को, तो वो करेगा, गवर्नमेंट रूल बनाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या बात करता है? फ्रीडम टू मैनेज रीजनल रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम ऑफ, नहीं 27 नहीं, आई थिंक 26 है। हाँ 26, आर्टिकल 26 क्या बात करता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपना रिलीजियस अफेयर्स चला सकते हैं। जैसे कि गायत्री वाला है, गायत्री बोल के एक ग्रुप है, इंस्टीट्यूट है। फिर इस्कॉन टेम्पल वाला है, ये तो बाहर का है। ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उन लोग अपना धर्म का चलाते हैं, आश्रम खोलते हैं, सब कुछ करते हैं। उन लोग का आर्टिकल 26 का अंडर पावर है। मतलब इसमें आर्टिकल 25 में सिंपल एक इंडिविजुअल का बात होता है, आर्टिकल 26 में कलेक्टिव इंडिविजुअल को पावर दिया जाता है कि आप लोग अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप लोग आश्रम खोल सकते हैं, जो है वो कर सकते हैं। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ऐसे तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ने बस रिलीजियस डिनोमिनेशन लिख दिया था, मतलब रिलीजियस ग्रुप्स। तो इसके बारे में इसको हम लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं, वो भी देख लेंगे। और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो बोल रहा है कोई भी ऐसा रिलीजियस ग्रुप होगा किसी भी सेक्शन का, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट, कोई भी सेक्शन का, उन लोग अपना इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा आश्रम उश्रम को मेंटेन कर सकता है, कोई ऐसा ग्रुप को मेंटेन कर सकता है। उन लोग का अपना रिलीजियस पर्पज़ के लिए रिलीजियसिटी को फैलाएगा कि देखो हम लोग का धर्म इतना अच्छा, इतना अच्छा। चैरिटेबल पर्पज़, कुछ अच्छा चीज़ होगा उसमें, कुछ बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश होगा, या फिर कुछ ऐसा चीज़ होगा, स्कूल एजुकेशन का बात होगा, तो उस चीज़ में भी वो कर सकता है। राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ रिलीजन। और इसका अपना मैटर्स, अपना जो अंदर जो क्या क्या होने वाला है वो खुद संभालेगी, बट अकॉर्डिंग टू लॉ। हाँ,
ठीक है। राइट टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप आश्रम खोल रहे हैं तो आश्रम ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये आप एक्वायर कर सकते हैं। ये मतलब कौन एक्वायर कर सकते हैं? रिलीजियस ग्रुप। इमूवेबल, आप कार खरीद रहे हैं प्रचार करने के लिए, तो आप आपका ये भी पावर दिया गया है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स टू सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग्स टू विद द लॉ। और ये हम लोग के पास पावर क्या है कि हम लोग को सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग करना होगा। लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग अपना मतलब फैलाओ धर्म को, आप अपना इंस्टीट्यूट को चलाओ, मैटर्स वहाँ का सॉल्व करो, आप वहाँ का प्रॉपर्टी संभालो अकॉर्डिंग टू लॉ। आप वहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत चीज़ नहीं कर सकते, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग करना होगा। गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता था कि इंडिविजुअल्स को ये देता था, इंडिविजुअल्स को आर्टिकल 25 में मिलता था, लेकिन राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस ग्रुप्स को आर्टिकल 26 के अंदर मिल रहा है। मतलब इसमें सिर्फ एक आदमी को और इसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स को मिल रहा है। प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब बहुत सारे लोगों का रिलीजन का फ्रीडम को दिखाता है। बहुत सारे लोग मिल के फ्रीली कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। बट इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आया कि ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। दंगा फैल गया कुछ आपके ग्रुप के कारण तो आपका ग्रुप को हटा दिया जाएगा। मॉरलिटी का बात आएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे बली उली दे रहे तो हटा दिया जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड होगा, कुछ पटाखा वटाखा फोड़ रहे हैं तो वो हो सकता है हटा दिया जाए, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो हो सकता है कि उसे ना हटाया जाए, हो सकता है कि उसे ना हटाया जाए। तो फंडामेंटल राइट्स को क्यों बात कर रहा है कि वो होगा तो नहीं हटाया जाएगी? बिकॉज जो है वो कलेक्टिव चीज़ है, कलेक्टिव चीज़। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा केस देखा है, जैसे कि सबरीमाला केस, फिर सबरीमाला केस हो गया, फिर हम लोगों ने देखा था जलीकट्टू। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, बट ये कम्युनिटी है, आर्टिकल 26 के अंडर आ रहा है। आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि कुछ अदर प्रोविजंस होगा, फंडामेंटल राइट्स जिसमें वायलेट हो तो उसे आप छोड़ सकते हैं, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो वही है, इसीलिए हम लोग उसमें वो मतलब राइट टू इक्वेलिटी को हटा रहा है ना सबरीमाला, बट फिर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। रेफरेंस टू हिंदू सेल बी कंस्टिट्यूएड एज इंक्लूडिंग पर्सन्स प्रोफेसिंग सिक्स जैन बुद्धिस्ट। और मतलब हिंदू का मतलब वही चीज़ लिखा गया है, सिक्स जैन बुद्धिस्ट सारे रिलीजन आएंगे, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंगली, और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो भी आएगा। मस्ट सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस, तीन को कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या चीज़ का बात कर रहे हैं? रिलीजियस डेनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन किसको कहेंगे? मतलब जो जो पावर जो मिल रहा है रिलीजियस डिनोमिनेशन को आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग, तो ये पावर किसको किसको दिया जाएगा? बोलेगा हमको मिलना चाहिए, बोलेगा हमको मिलना चाहिए, बट नहीं, किसको हम लोग ये पावर देंगे कि पहला देखो ये तीनों चीज़ फुलफिल होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग, उन लोग जो स्पिरिचुअल वेलबींग है, मतलब जिसके बारे में सोचता है, सबका एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पूरा सबका एक कलेक्शन, सबका सेम। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उन लोग ऑर्गेनाइजेशन सेम है, सेम नाम है। डेजिग्नेटेड बाय डिस्ट्रिक्टिव नेम, और गायत्री मंत्र सेम नाम है। ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन सबका ग्रुप का गायत्री मंत्र में ही, सब ग्रुप में मतलब एक ही ग्रुप में सब जुड़ा हुआ है। सेकंड वाला वो था, तीनों चीज़ हो तो आप उसे रिलीजियस डिनोमिनेशन कह सकते हैं। अब इसमें देखो रामकृष्ण मिशन ये हिंदू धर्म से रिलेटेड था, आनंद मार्ग ये हिंदू धर्म से रिलेटेड था, इसीलिए हम लोग इसे रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं, आर्टिकल 26 के अंडर आ रहा है। बट ये ऑरबिंदो सोसाइटी जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। हम लोगों ने इसे रिलीजियस डिनोमिनेशन क्यों नहीं कहा? इसे हम लोग आर्टिकल 26 से हटा क्यों दिए? नहीं मानते हम लोग आर्टिकल 26 में, क्योंकि ऑरबिंदो सोसाइटी में ऑरबिंदो की बातों के बारे में बात किया गया, कोई भी रिलीजियस बातें नहीं थी, कोई भी रिलीजियस मतलब ऑरबिंदो जो थे उसका जो बिलीफ था उसके बारे में था, ऐसा नहीं था कि कोई धर्म के बारे में था, ऐसा नहीं था। तो इसीलिए ये चीज़ हटाया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बोलता है कि आपको अपना धर्म को अपनाने के लिए, धर्म को मतलब यू फॉलो करने के लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन, आपको टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स प्रमोशन ऑफ रिलीजन के लिए, आपका रिलीजन का प्रमोशन करने टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स क्या होता है? जो सबसे कंपलसरी लिया जाता है वो नहीं देना होगा, बट फी ले सकता है कोई भी ये को प्रमोट करने के लिए। फी लेगा, फी में और टैक्स में क्या अंतर है? फी लेगा तो उसी इंस्टीट्यूट से, मतलब उसी धर्म के लोगों से लेगा। बस टैक्स क्या होता है? टैक्स सभी के धर्मों से लिया जाता है, तो यही चीज़ है डिफरेंस। तो टैक्स सबसे लेके एक जगह देगा वो तो सही नहीं हो रहा है कहीं भी, तो वही चीज़ है। अब इसी को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। टैक्स नहीं लेगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू एनी
टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो कोई भी इंसान से टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंसान से टैक्स नहीं लिया जाएगा कोई खास रिलीजन को या रिलीजियस डेनोमिनेशन, कोई ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप को, ओम ओम ग्रुप जो या गायत्री मंत्र वाला कोई भी ऐसा ग्रुप को ऊपर उठाने के लिए हम लोग पैसा नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स। तो स्टेट, दूसरा भाषा में अगर बोले तो स्टेट बोल रहा है कि स्टेट पब्लिक मनी का, जो मनी सब सारे लोगों का है, वो किसी एक जगह खर्चा नहीं करेगी, किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन में प्रमोशन के लिए खर्चा नहीं करेगी। ऐसा जो हम लोग देखते नहीं, जो राम मंदिर है, राम मंदिर हम लोगों का गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाया है, उसे बनाया है इसने, कोई एक ट्रस्ट है उसने बनाया है। तो वही है, प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वंस रिलीजन ओवर द अदर। तो ये क्या करता है आर्टिकल 27, ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि आप किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, प्रमोट फेवर करने के लिए। आप, ऐसा नहीं है कि अब अगर हम लोग ये पावर देते कि कोई भी मतलब धर्म, मतलब स्टेट को पावर देते कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, तो योगी जी तो काफ़ी सारा खोल के रख देते। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ऐसा आप कोई भी धर्म के लिए कुछ भी इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते। टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। टैक्स को ये यूज किया जा सकता है किसमें, सारे धर्मों का मेंटेनेंस के लिए किया जा सकता है। प्रोहिबिट्स ओनली लेवी टैक्स और एंड नॉट ए फी। तो ये आर्टिकल 27 सिर्फ, देखो अब बात आ गया, टैक्स को प्रोहिबिट करता है बट फी को नहीं करता है, टैक्स को करता है, फी को नहीं करता। अब फी का डिफरेंस भी बता दिया। पर्पोज ऑफ फी इज टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। फी क्यों दिया गया, सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब हम तो जिससे ले रहे हैं उसी को दे रहे हैं। ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं कि सारे, मतलब किसी एक रिलीजन को मेंटेन कर रहे हैं, वैसा नहीं है। फ्री फी कैन बी लेविड ऑन पिलग्रिम्स टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स। कुछ स्पेशल सेफ्टी मेजर्स देने के लिए हम लोग कर सकते हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बना देंगे। फी कैन बी लेविड ऑन रिलीजियस इंडोमेंट फॉर मीटिंग द रेगुलेशंस एक्सपेंडिचर। मान लो साल का इतना खर्चा हो रहा है तो उसके लिए भी लिया जा सकता है, बट वो स्पेसिफिक लोगों से ही लेगा, जो उस धर्म के होंगे, उस एरिया के होंगे, उन लोग से ही लिया जाएगा, बाकी बाहर के लोगों से नहीं लेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या बात करता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप अगर कोई स्कूल गए हैं तो आपको, मतलब मान लो आप सरकारी स्कूल गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आपको गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही बाइबल पढ़ाया जाएगा। आई डोंट नो बाइबल हिंदू है कि मुसलमान है, कुछ भी ऐसा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड, मतलब सरकारी स्कूल जो पूरा उसका सब कुछ सरकार से आता है। सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में आपको शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं सरकारी, ऐसा प्राइवेट में देगा। तो देखो 3 तरह का स्कूल होता है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पार्शियली प्राइवेट जो होता है, पार्शियली प्राइवेट या फिर पार्शियली फंडेड, एडेड, पार्शियली फंडेड, ऐसा है। तो अब हम लोग अगर बात करें, अब अगर हम बोलें कि किसमें गवर्नमेंट, किसमें एडुकेशन, किसमें हम लोग धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, तो अगर हम बात करें क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हम लोग दे सकते हैं, क्या कोई सरकारी स्कूल में हम लोग दे सकते हैं? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं? हाँ, हम लोग दे सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम लोग अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जो आदमी खोला है, मान लो पारसी लोग खोला है, तो पारसी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट है, खुद से है। ये जब खोला तो उसी टाइम बोला था कि हम लोग खोलेंगे, ये इसलिए बनाया ही क्या है, प्राइवेट है, ये खोल सकता है, कर सकते हैं। जैसे सेंट जेवियर नहीं आएगा इसमें, सेंट जेवियर तो आई थिंक गवर्नमेंट उसको फंड करती है। और ये होता है पार्शियली फंडेड में ऐसा स्कूल जिसे गवर्नमेंट ने भी थोड़ा फंड किया है, 30% गवर्नमेंट ने दिया है। तो क्या यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो यहाँ पे भी नहीं दिया जा सकता।
पार्शियली नहीं दिया जा सकता, रुको हम बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपको देना होगा, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मैंडेटरी है, बट यहाँ पे अगर आपको देना होगा तो यहाँ पे आपको, आप अगर आप 18+ है तो आपका कंसेंट लिया जाएगा कि हाँ भाई देखो यहाँ पे हमको देना है तो क्या दे सकते हैं, तुमको लेना है तो तुम ले सकते हो, ऐसा है। और अगर आप 18+ नहीं है, आप माइनर हैं, आप 5-6 ईयर्स के हैं, मतलब कोई स्कूल है ये पार्शियली फंडेड है, 30% गवर्नमेंट से आ रहा है, तो 5-6 साल का है, तो यहाँ क्या करेगा, उसके मम्मी पापा से पूछा जाएगा कि क्या यहाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो क्या आप देना चाहेंगे। अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो आप नहीं भी दे सकते हैं। ये चीज़ हो गया, समझ में तो आ गया होगा। अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो सरकारी है तो वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। प्रोविजन सेल नॉट बी अप्लाइड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बट established under endowment और ट्रस्ट रिक्वायरमेंट और इम्पार्शली रिलीजियस ऑफ। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड लिख दिया। ये बोल रहा है कि कोई एक स्कूल है, हाँ ये एक स्कूल है, इसे कोई किसने बनाया है, कोई ट्रस्ट ने बनाया है। ट्रस्ट मतलब कोई एक अदानी ग्रुप भी एक ट्रस्ट है, ऐसा मान लो कि ऐसा कोई एक धार्मिक ट्रस्ट है, उसने बनाया है। तो ये इसने बनाया है, बट चला कौन रहा है, स्टेट चला रहा है। तो क्या यहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? हाँ दी जा सकती है। मतलब ये ट्रस्ट ने कुछ सोच के बनाया होगा, और जब ट्रस्ट ने बनाया था वो उस टाइम सोचा था कि हाँ हम लोग यहाँ पे ना क्रिश्चियन धर्म को फैलाएंगे, बट अब ट्रस्ट वो मर गया है। हो सकता है जैसे कि अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ सर सैयद अहमद ऐसे नाम के कुछ हैं, वो तो अभी नहीं है, जिंदा नहीं है, उसने बनाया था, वो कुछ ट्रस्ट से बनाया था, लेकिन अब तो उसे स्टेट कंट्रोल करती है। तो क्या उन्हें दे सकती है? हाँ दे सकती है, क्योंकि उन लोग का जो ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पे, जो गोल था, वो चीज़ फुलफिल होना चाहिए। तो स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, मतलब स्टेट चला रही है, सरकार चला रही है, बट क्या वहाँ पे दे सकता है? तो हाँ दे सकता है। No person attending any educational institute recognized by state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instructions or worship without consent। तो ये बोल रहा है कि देखो कोई भी इंसान को, मतलब नहीं, देखो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, मान लो कोई स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, हाँ प्राइवेट है, बट इस पे इसके पास ये सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा लगा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा लगा है, रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई बोर्ड लिखा हुआ, बट ये प्राइवेट है। तो क्या यहाँ पे इन लोग शिक्षा दे सकता है एजुकेशनल, मतलब ऐसा ये वाला, तो रिलीजियस वाला? तो हाँ दे सकता है, बट इसके लिए आपको कंसेंट लेना होगा। और अगर वो चाहे कि नहीं लेंगे, अगर वो बोलेगा कि नहीं हम नहीं लेंगे, उस पीरियड में अगर देता है तो हम वो बोलेंगे कि हम उस पीरियड को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उसके पास पावर है, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये भी हो गया, ठीक है। ठीक है, इन केस ऑफ माइनर द कंसेंट ऑफ गार्जियन इज नीडेड। और छोटा बच्चा होगा तो उसका गार्जियन देखेगा। डिस्टिंग्विशेस 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखो मैंने तो 3 टाइप्स का कहा था, एक कहा था गवर्नमेंट, एक होता है सेमी गवर्नमेंट, एक होता है फुल्ली प्राइवेट। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो। इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, फुल्ली गवर्नमेंट वाला हो गया। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट स्टैब्लिश्ड अंडर इंडोमेंट और स्टेट, ये वाला चीज़ मैंने नहीं कहा था। एक टाइप का ऐसा भी स्कूल होता है जो बनाया था, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब बनाया गया था कोई ट्रस्ट ने, बट अभी वो जिंदा नहीं है, मर गया है, तो इसे अब स्टेट चलाती है, या फिर इसे नेशनलाइज कर दिया, इसे अब स्टेट चलाती है। तो ये वाला हो गया एक। दूसरा, फिर तीसरा क्या होता है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। ये तीसरा वाला हो सकता है कि वो प्राइवेट हो, हाँ, बट उसे जैक बोर्ड, ये बट वो ये है, मतलब एफिलिएटेड है, जैसे सीबीएसई का ठप्पा लगा हुआ है, सीबीएसई का ठप्पा लगा हुआ है। फिर दूसरा, फिर चौथा क्या लिखा हुआ है, चौथा इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। अगर या ऐसा होगी, मतलब वो उससे 30% का पैसा मिल रहा है, 30% उसको बाहर सरकार से पैसा मिल रहा है, तो ये चीज़ में लागू होगा। देखो कैसा कैसा चीज़ का बात की, हम थोड़ा अच्छे से बताते हैं कैसा कैसा था। एक तो बोल रहे पूरा सरकारी स्कूल, यहाँ पे भी ये अलाउ होगा। या फिर हो सकता है, एक हो सकता है कि पहले ट्रस्ट ने बनाया था, बट अभी उसे स्टेट एडमिनिस्टर कर रहे, तो यहाँ पे कंसेंट लिया जाएगा, कंसेंट लिया जाएगा। और या फिर हो सकता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बट यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा लगा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का ठप्पा लगा हुआ है, जैक बोर्ड का ठप्पा लगा हुआ है, मतलब एफिलिएटेड है, ये चीज़ हो गया। या फिर ये हो सकता है कि ये लास्ट वाला क्या था, ये हो सकता है कि उसे सेमी गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट मतलब स्टेट का भी कुछ पावर है और इसका भी पावर है। तो ये सब जगह अगर होगा, ये फुल्ली गवर्नमेंट, ये वहाँ पे एडमिनिस्टर कर रही है, एडमिनिस्टर मतलब सरकार चला रही है, और ये सीबीएसई, और यहाँ पे ये क्या नाम है, सेमी गवर्नमेंट। तो ये चारों पे क्या होगा, ये चारों पे धार्मिक शिक्षा दे जा सकते हैं। तो कहाँ पे नहीं दी जाएगी, अगर वो फुल्ली प्राइवेट हो, उस फुल्ली प्राइवेट कोई कोई ऐसा गांव तरफ स्कूल नहीं होता है 1 to 5 क्लास तक, उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब जैक बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, तो क्या यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? हाँ दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परमिशन नहीं लेना होगा। अगर आपको नहीं लेना है तो आप वहाँ पे एडमिशन ही मत लो, यही चीज़ है। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है।
इन ए मतलब गवर्नमेंट वाला, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। सर गवर्नमेंट स्कूल में तो कभी दिया नहीं जा सकता, कभी गीता नहीं पढ़ाया जाएगा। इन बी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज परमिटेड, बी में परमिटेड है। क्यों परमिटेड है? देखो, एडमिनिस्टर कर रही है, चला तो रही है गवर्नमेंट, बट उसे जो बनाया गया था, उसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे बना था, तो उसे तो सर सैयद अहमद ने कुछ सोच के बनाया होगा। उसने सोचा होगा कि हम लोग अपने धर्म को प्रचार करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे परमिटेड है। बट इसमें भी कंसेंट लेना होगा बच्चा से और या फिर उसके माता पिता से। लेकिन सी और डी है, सी और डी में क्या है, मतलब मान लो वो जैक बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है, ऐसा वाला हो, या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, वहाँ पे भी परमिटेड है वॉलेंट्री बेसिस पे। वॉलेंट्री बेसिस पे मतलब क्या बोलेंगे, वहाँ पे भी वैसे ही है कि अगर आप चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है, ख़त्म हो गया। और ठीक है, थैंक यू। कल से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।